हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सी कार्तिक जोशी और आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव लिस्ट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहले समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, उसके बाद समझते हैं उसके नेगेटिव लिस्ट क्या है, कहाँ हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम कहीं एलिजिबल नहीं है। लेट्स स्टार्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम क्या समझते हैं? क्रेडिट मीन्स द क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ द जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो इसको क्या समझेंगे? अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस के अंदर हम कहीं भी टैक्स इनवॉइस के साथ रजिस्टर्ड डीलर के पास से अगर हम कोई गुड्स ले रहे हैं या कोई सर्विसेज ले रहे हैं और वो हमारे बिजनेस में काम आने वाली है तो उस पर हम क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। ये गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल सा एक 3 लाइन का डेफिनेशन दे दिया था कि आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आप कुछ भी सामान या सर्विस यूज कर रहे हो तो आपको उसके अंदर इनपुट टैक्स रेट मिलना है। पर उसके साथ कुछ 12-15 आइटम्स की ऐसी लिस्ट भी बना दी कि भाई अगर आप भले बिजनेस कर रहे हो, भले रजिस्टर्ड डीलर हो, भले रेगुलर डीलर हो, फिर भी अगर आप ये 15 सर्विसेज या 13 सर्विस यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्रेडिट के एलिजिबल नहीं है। तो हम वो लिस्ट देखना चाहेंगे कि कौन सी वो लिस्ट है जहां हम क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेट्स स्टार्ट। नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट कौन सी? टोटल 13 है। 13 में अगर हम जाते हैं तो डिटेल में समझते हैं। अगर हेडिंग समझे तो मोटर व्हीकल्स है, फूड बेवरेज है, जनरल इंश्योरेंस, सेल ऑफ मेंबरशिप, रेंट अ कैब, ट्रैवल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिंग एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपोजिशन स्कीम, आईटीसी फॉर नॉन रेसिडेंट्स, आईटीसी फॉर पर्सनल यूज, फ्री सैंपल्स एंड आईटीसी ऑन रेस्टोरेंट। तो ये 13 आइटम्स है जहां हम क्रेडिट नहीं ले सकते अगर इनमें से कोई यूज करते हैं। अभी इन डिटेल में समझते हैं कि इसके अंदर कोई एक्सेप्शंस तो नहीं है कि जहां हमें क्रेडिट मिल जाए। लेट अंडरस्टैंड वन बाय वन। मोटर व्हीकल्स। अगर मोटर व्हीकल्स को हम समझे तो बहुत सी जगह पे और बहुत हर एक बिजनेस के अंदर ये होता है कि बिजनेस कोई भी बिजनेस ले रहा है तो वो बिजनेस के अंदर शायद वो 2 व्हीलर परचेस कर रहा है, 4 व्हीलर परचेस कर रहा है, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर तक भी परचेस करता है। और जैसे कि जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी उस पर जीएसटी और वो अमाउंट देख के हम सबको ये होता है भाई हम उसकी क्रेडिट ले लेते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आज कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है या कोई रियल एस्टेट या XYZ मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस के अंदर अगर वो अपने स्टाफ के लिए भी 2 व्हीलर परचेस कर रहा है या खुद के लिए 4 व्हीलर परचेस कर रहा है तो क्या उस पर जीएसटी क्रेडिट मिलेगा? ना, उस पर जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि कभी हम बिजनेस में है और हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो उस पर हम आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या वो हमें लॉस हो गया? नहीं। एज ऑन डेट अगर फेस टू फेस देखने जाओ तो हाँ, जीएसटी मुझे शायद 50,000 लाख या 5 लाख का लॉस भी दिखता है, पर नहीं, हम उस जीएसटी को बेनिफिट उठा सकते हैं वाया क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। तो समझो हम कोई 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, उस पर 18% जीएसटी लगा तो 2 लाख का जीएसटी, 1,80,000 जीएसटी लग गया। ये हम कैसे रिफंड लेंगे? वाया क्लेमिंग जीएसटी। हम अगर डेप्रिसिएशन में अगर हम जीएसटी क्रेडिट नहीं ले रहे तो वो कॉस्ट हमारा ऐड हो जाएगा सीधा फिक्स एसेट्स के अंदर, दैट इज 11,80,000। तो जहां हम डेप्रिसिएशन 10 लाख पे लेने वाले थे अभी हम 11,80,000 पे डेप्रिसिएशन लेंगे। तो जो बेनिफिट हमें स्ट्रेट अवे ऑन द स्पॉट नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला था वो शायद हमारे 3-4 साल 5 साल में बाइफर्केट हो गया। पर हम एलिजिबल तो है जीएसटी के माध्यम से नहीं तो इनपुट इनकम टैक्स के माध्यम से, पर हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है तो वो भी देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। अगर मोटर व्हीकल परचेस कर रहा है मोटर व्हीकल डीलर जो से फॉर एग्जांपल है Hyundai या होंडा है, ऑडी या कोई भी ये कंपनीज है जो अपनी गाड़ियां सेल कर रहे हैं, जो वो सेल कर रहे हैं और वो परचेस कर रहे हैं तो उनके लिए ये गाड़ियां क्या हुई? उनके लिए गाड़ियां इनपुट गुड्स हो गया। तो उस केस के अंदर उनको वो क्रेडिट मिलेगी। तो जो इस बिजनेस के अंदर है प्योरली बिजनेस ऑफ डीलिंग इन मोटर व्हीकल्स, उसके बंदे के अंदर उस बिजनेस के अंदर उसको क्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी आती है। सेम आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। अगर कोई बंदा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर है जहां वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चला रहा है तो उस केस के अंदर उसको गाड़ी वो परचेस कर रहा है तो उसकी क्रेडिट मिलेगी क्योंकि उसके लिए वो गुड्स की तरह वो यूज कर रहा है। मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग देख रहे हैं बहुत सी जगह पे 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की ट्रेनिंग क्लासेस चलती है, जब वो अपनी गाड़ियां उस ट्रेनिंग पर्पस में यूज करते हैं जहां उसका बिजनेस का सोल बेस जिसके बेस पे वो बिजनेस कर रहा है वही उसकी गाड़ी के बिना वो बिजनेस नहीं कर सकता, तो उस केस के अंदर वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल होता है। फिर आता है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। तो जो बंदे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर जो इन्वॉल्व है, जो गाड़ियां परचेस करके जो ट्रक में माल भर के यहां से वहां घूम रहे हैं रोड के ऊपर, उस केस के अंदर वो ट्रांसपोर्टर्स जब वो गाड़ी परचेस करते हैं वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। पर उसके अंदर भी एक फंडा है, अगर वो 5% आरसीएम वाले क्राइटेरिया में चले जाएगा जहां जिसको वो सर्विस दे रहा है वो अगर जीएसटी उसके भी यहाँ पे भरेगा तो ये ट्रक ओनर ने जो गाड़ी परचेस की होगी उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर उसको ये क्रेडिट चाहिए होगी तो उसको 18% क्राइटेरिया में जाना पड़ेगा जहां वो खुद बिल बनाएगा, वो खुद जीएसटी चार्ज करेगा और सामने वाला फॉरवर्डिंग चार्ज के ऊपर जीएसटी क्रेडिट लेगा ना कि आरसीएम के ऊपर। तो ये क्राइटेरिया आता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। फूड बेवरेज एंड क्लब मेंबरशिप। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फूड बेवरेजेस मोस्ट सी इंडस्ट्रीज के अंदर कॉमन है, स्टाफ वेलफेयर कॉमन है, कैंटीन्स कॉमन है।
तो ये और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना कॉमन है, इंडस्ट्री लेके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आउटडोर खाना, आउटडोर बिजनेस प्रमोशन के लिए खाना और ये सब चलता है, तो उसके अंदर क्रेडिट एलिजिबल नहीं। आप जब फूड बेवरेज कंज्यूम करते हो तो इट्स एन इनपुट, वहां आपका चैप्टर क्लोज हो गया, आप वहां उससे आपका कोई बिजनेस नहीं चलने वाला। तो फूड एंड बेवरेजेस एक्सेप्शन है, वहां आपको क्रेडिट नहीं मिलती। आउटडोर केटरिंग, से फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस के अंदर एक कैंटीन बना दी और कैंटीन वाला आपको बिल रेस कर रहा है स्टाफ के खाने का, उस केस के अंदर भी आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ब्यूटी ट्रीटमेंट, अगर आप स्टाफ को कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट या तो आप अपने लेडीज स्टाफ को कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रमोशन स्कीम्स के अंदर कुछ ऑप्शंस दे रहे हो कि भाई आप ये ट्रीटमेंट करा लो, आप कंपनी पे करेगी, तो उसके अंदर भी ध्यान रखना, उसको कंपनी को क्रेडिट नहीं मिलनी है, कंपनी को पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट बेयर करना है। हेल्थ सर्विसेज और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, अगर यह कहीं भी कोई कंपनी ये सब खर्चे इनकर करती है तो उसके अंदर उसको आईटीसी नहीं मिलने वाला है। पर इसके अंदर अलग जाता है, अगर आउटडोर केटरिंग को हम समझे, आउटडोर केटरिंग वाला 5% केटरिंग में जाएगा तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर यही आउटडोर केटरिंग बिजनेस खुद चला रहा है, खुद वो आउटडोर केटरिंग के बिजनेस में, तो वहां अगर वो कुछ सर्विस इनपुट ले रहा है तो उसकी वो क्रेडिट एलिजिबल होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। जब वो बाहर चार्ज करेगा तो वो 5% नहीं 18% पे चार्ज करेगा, क्योंकि उसका केटरिंग का कुछ जीएसटी लॉ ही अलग है, उसके कुछ रूल्स अलग है। तो इस तरह से, पर अगर हम नॉर्मल इंडस्ट्री के हिसाब से देखने जाए, अगर कोई इंडस्ट्री चला रहा है तो उसके अंदर अगर ये सर्विस इस तरह से ले रहा है, उस केस में उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी। खास करके फूड एंड होटल्स बिल के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि होटल बिल की क्रेडिट ले लो, पर होटल बिल की क्रेडिट नहीं मिलती। फिर आता है जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर, सबसे हॉट टॉपिक और सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक। क्या कहता है कि अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी है और आप उसका इंश्योरेंस बेयर कर रहे हो, तो उसके अंदर वो जनरल इंश्योरेंस है और गाड़ी कंपनी के नाम पे होगी तो बिल भी कंपनी के नाम का है, जीएसटी नंबर भी लग के आएगा, उसके अंदर जीएसटी अमाउंट होगी, आप बोलोगे क्रेडिट ले लो, ये क्रेडिट एलिजिबल नहीं होगी। चलो यहां तक ठीक है, गाड़ी रेगुलर सर्विसेज में जाती है, रेगुलर सर्विस में जाती है तो उसके बिल जो आते हैं वो भी जीएसटी लग के आते हैं, उस केस के अंदर भी जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो खास करके स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल ओनर्स और स्मॉल कंसल्टेंट जहां जो भी इन्वॉल्व है, ये चीज को ध्यान रखा करें कि इसकी क्रेडिट ना ले। जब इंश्योरेंस या गाड़ी के रिपेयर के बिल्स आते हैं या गाड़ी के मेंटेनेंस के बिल आते हैं सर्विसिंग के, उसकी क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अभी इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या आता है, यही अगर इंश्योरेंस या सर्विसिंग मोटर मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो जैसे हमने आगे देखा जो डीलर है, डीलर अगर खुद अपना वो जनरल इंश्योरेंस भर रहा है तो उसके लिए तो वो गुड्स है भाई, तो उसके लिए तो उसको क्रेडिट एलिजिबल है। पर यहाँ मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के लिए एलिजिबल है। सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, उस केस के अंदर अगर उन्होंने भी सब कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं और इंश्योरेंस कहीं से और लिया हुआ है तो उस केस के अंदर वो एलिजिबल है क्रेडिट के लिए। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट कंटिन्यूज। किस तरह से, सेल ऑफ मेंबरशिप इन क्लब, अगर मेंबरशिप क्लब की मेंबरशिप आप कहीं बेचते हो या उस पर अगर कोई जीएसटी आपको लग के आता है तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ट्रैवलिंग, अगर आप अपने स्टाफ को वैकेशंस पे भेज रहे हो और वो अपना स्टाफ अपना पूरा बिल लेके आ रहा है विद जीएसटी का, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एंटर करना है, आपको उसके अंदर जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलने वाली। कंपोजिशन स्कीम, आगे भी देखा है, कंपोजिशन स्कीम बहुत क्लियर है, जब आप बिल बनाते हो तो आपको जीएसटी नहीं लगाना है। सेम वे जब आप परचेस करते हो तो आपको उसकी जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलने वाली। और कंपोजिशन स्कीम में तो बहुत क्लियर है, कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलने वाली। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो तो आपको क्रेडिट के लिए कहीं भी एलिजिबल नहीं हो। आईटीसी और नॉन रेसिडेंट, ये क्या कहता है, अगर नॉन रेसिडेंट बंदे ने कोई जीएसटी नंबर इंडिया में लेकर रखा है और वो लोकली कुछ भी परचेस कर रहा है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिलेगी, पर वो लोकली कुछ भी परचेस कर रहा है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी। नॉन रेसिडेंट के अंदर खास करके ध्यान रखना है। आईटीसी फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज क्या कहता है, आज एक स्मॉल बिजनेसमैन है, वो अपने घर की एसी लेता है, घर का फ्रिज लेता है और उसका बिल भी कंपनी के नाम पे लेता है। सर बोलेगा कि सर कंपनी में क्रेडिट ले लेता हूं, भाई लेने के लिए बहुत इजी है, आपका वो 40,000 का एसी आपको 32,000 में पड़ेगा, पर याद रखना वो 8,000 कहीं ना कहीं 80,000 मल्टीप्लाई होकर आपको ही रिवर्स आने वाला है। तो ऐसी गलती ना करे, 40,000 से ही बुक करे और उस पर डेप्रिसिएशन कम से कम एक बार ले लो, वो चलेगा, पर जीएसटी के अंदर ये कार्यक्रम मत करना क्रेडिट लेने का। फ्री सैंपल्स एंड डिस्ट्रॉय गुड्स, अगर हाँ पर्सनल यूज में ये भी कहूंगा कि आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मत जाना, क्योंकि वो पर्सनल एसेट है, तो आप कंपनी में तो उसको ऐड ही नहीं कर सकते, तो कंपनी में तो आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। एड कॉस्ट टू कॉस्ट इन योर पर्सनल अकाउंट। फ्री सैंपल्स एंड डिस्ट्रॉय गुड्स, अगर आप फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके अंदर भी क्रेडिट नहीं मिलने वाली है। और से फॉर एग्जांपल फ्री सैंपल्स क्रेडिट कैसे नहीं मिलेगी, आपने अगर कोई मटेरियल परचेस किया और वही मटेरियल फ्री सप्लाई के तौर पे किसी को आपने प्रमोशन में लिया, तो आप जो परचेस कर रहे हो उसकी आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाली है। से फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट ले ली, अब क्या किया जाए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जब आप फ्री सैंपल देते हो ना तो उसकी वैल्यू बोले 0 रखो, पर उसको जीएसटी लगा के बेच दो ताकि वो अकाउंट सेट हो जाए। यहां से इनपुट लगा के आया था, आपने क्रेडिट लेके गवर्नमेंट को पैसा भर दिया, तो आप नॉन कंप्लायंस से निकल जाओगे। फिर आता है रेस्टोरेंट्स, आगे भी बोला रेस्टोरेंट्स के कोई भी बिल आएंगे खाने के और पीने के तो उसके क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, रेंट कैप और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस।
अभी रेंट अ कैब एक्सेप्शन में आता है। लाइफ इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट कभी क्रेडिट नहीं मिलने वाली है। आप अगर LIC भर रहे हो, स्मॉल बिजनेसमैन खास करके ध्यान रखो, जब आप LIC भरते हो तो उसके अंदर GST लग के आता है। तो आप अपने कंसल्टेंट के पास, प्रोफेशनल के पास मत पहुंच जाओ, साहब इसमें इतना बड़ा GST है, इसकी क्रेडिट दिलवा दो। उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, फ्यूचर में लिटिगेशन आएगा और रिवर्स होगा पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या कुछ भी भर रहे हो, उसके अंदर भी GST लग के आता है। तो ये खास करके स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है। ये वीडियो उसके लिए बनाया गया है। हाँ, वो क्रेडिट का अमाउंट देख के, GST का अमाउंट देख के डर जाते हैं और बोलते हैं क्रेडिट ले लो साहब, अभी पैसा नहीं है भरने को। पर ये पैसा अभी भर तो अच्छा है, नहीं तो फ्यूचर में ये मल्टीप्लाई होके आएगा आपके पास। अभी आता है रेंट अ कैब। तो रेंट अ कैब के अंदर एक्सेप्शन क्या आता है? रेंट अ कैब वो चीज है कि वहां अगर आप कोई इंडस्ट्री में हो जहां आपको गवर्नमेंट ने कंप्लायंस कंपल्सन दिया है कि भाई आपको रेंट कैब फैसिलिटी यूज करनी है। फॉर एग्जांपल आपने फीमेल स्टाफ रखी है कंपनी के अंदर और गवर्नमेंट का कंपल्सन है कि आप फीमेल स्टाफ को जो मूवमेंट होगी वो कंपनी के अंदर अपनी कंपनी की गाड़ियों से ही होगी। तो उस केस के अंदर अगर वो लॉ के अंदर डिफाइंड है कि आपको गाड़ी यूज करनी है ट्रैवलिंग के लिए फॉर द स्टाफ, देन इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। सेम मैं केटरिंग के अंदर भी जाऊंगा। केटरिंग के अंदर मैंने स्किप कर दिया पॉइंट। केटरिंग में भी है कि अगर आपके कंपनी के अंदर लेबर लॉ का या कोई लॉ है, लेबर लॉ के अंदर ही कवर होता है कि से फॉर एग्जांपल 250 या 500 आदमी से ज्यादा अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय करते हो स्टाफ, और उसको अगर आपको खाना देना कंपलसरी हो रहा है और वो लॉ के अंदर कंपलसरी है कि आपको खाना देना है, तो उस केस के अंदर आपको उसकी GST क्रेडिट कैंटीन वाले बिल की मिलनी है। पर वो एक्सेप्शन है, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अभी इमूवेबल कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड होगी और मटेरियल भी इंक्लूड होगा। जब वो लमसम बिल आएगा ना तो उसकी क्रेडिट नहीं एलिजिबल होगी। उसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? अगर मिस्टर एक्स ने एक बिल्डिंग बना रहा है, मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग बनाने का, तो उसके अंदर जो जिसकी बिल्डिंग बन रही है उसको एक भी क्रेडिट नहीं मिलनी है। पर मिस्टर ए ने अगर कोई सर्विस ली है मिस्टर बी से वो बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए, तो मिस्टर ए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इनपुट सर्विस है। फाइनल वाला मिस्टर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके लिए वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑन अकाउंट। अभी इसके अंदर क्या है? से फॉर एग्जांपल इसमें बहुत क्लियर है, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो तो आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो। पर से फॉर एग्जांपल आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो, अपने हाथ से अपनी ऑफिस बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, तो उसके लिए क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं हो। पर अपने आप से एक मशीन खड़ा कर रहे हो, ये मशीन, उसके अंदर भी एक्सेप्शन है। प्लांट एंड मशीनरी अगर आप खड़ा कर रहे हो तो उसके अंदर आप जो भी GST लगेगा वो क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। चलो, इस तरह से मैंने ये पॉइंट्स 12-13 पॉइंट सारे कवर कर दिए, जहां बहुत सिंपल तरह से बताना चाह रहा हूं कि GST क्रेडिट लेने के टाइम पे ये ध्यान रखो। अगर ये 13 पॉइंट को ध्यान रख के अगर आपने GST क्रेडिट ली ना, तो आपको फ्यूचर में कभी भी लिटिगेशन या नॉन कंप्लायंस का धब्बा नहीं लगने वाला। नहीं तो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ पैसा वापस भरना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।